नमस्ते बच्चों। आज हम बात करेंगे एक अंतिम टॉपिक है इस चैप्टर का, ठोसों में चुंबकीय गुण। कि ठोस पदार्थ में चुंबकीय गुणों की उत्पत्ति कैसे होती है और ये कितने प्रकार के होते हैं, इनका हम यहाँ आज अध्ययन करने वाले हैं। देखिए, पहले हम बात करते हैं कि जो ठोस पदार्थ हैं उनमें चुंबकीय गुणों की उत्पत्ति कैसे होती है। एक ये टॉपिक देख लो, ठोसों में ठोसों में चुंबकीय गुणों की उत्पत्ति। ठीक है, इसके संदर्भ में हम बात करेंगे कि ठोस पदार्थ है उनमें चुंबकीय गुण किस तरीके से या कैसे उत्पन्न होते हैं। ध्यान देना भाई, ठोस पदार्थ जो होते हैं उनमें चुंबकीय गुणों की उत्पत्ति इलेक्ट्रॉन के कारण होती है। इलेक्ट्रॉनों के कारण ठोसों में चुंबकीय गुण उत्पन्न होते हैं। अब इलेक्ट्रॉन के कारण कैसे होते हैं? देखिए, इलेक्ट्रॉन है ये ठोस पदार्थों में दो प्रकार की गतियां करते हैं। इलेक्ट्रॉन दो प्रकार की गतियां करते हैं। देखो, पहली गति तो कौन सी होती है इलेक्ट्रॉन की? एक को हम कहते हैं चक्रण गति और एक को हम कहते हैं कक्षीय गति। यानी इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या करता है, अपने नाभिक में चारों ओर गति करता है, वो तो कक्षीय गति है। तो इलेक्ट्रॉन की एक तो होती है कक्षीय गति नाभिक के चारों ओर, नाभिक के चारों ओर एक तो इलेक्ट्रॉन गति ये करता है कक्षीय गति, और दूसरी गति होती है जिसको हम कहते हैं चक्रण गति कहते हैं। यानी अपने अक्ष पर गति करता है, अपने अक्ष पर गति करता है, उसको हम कहते हैं चक्रण गति। तो ठोसों में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो दो प्रकार की गतियां करते हैं। एक तो कक्षीय गति होती है, एक इलेक्ट्रॉन की चक्रण गति होती है। कक्षीय गति का मतलब हो गया कि इलेक्ट्रॉन जो है वो नाभिक के, ये ठोसों में परमाणु होते हैं और परमाणु में क्या है, इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर गति करेगा, इसको तो कहेंगे हम इलेक्ट्रॉन की कक्षीय गति। और चक्रण गति का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन अपने ही अक्ष के ऊपर गति करेगा, तो इसको हम कहेंगे इलेक्ट्रॉन की चक्रण गति। तो इन दोनों गतियों के कारण ही ठोसों में चुंबकीय गुण उत्पन्न होते हैं। अब देखो, इसके अलावा हम ये कह सकते हैं कि जब इलेक्ट्रॉन कक्षीय गति करता है तो ये कक्षीय गति करता है और चक्रण गति करता है, तो चुंबकीय आघूर्ण की उत्पत्ति होती है। चुंबकीय आघूर्ण की उत्पत्ति होती है। चुंबकीय आघूर्ण की उत्पत्ति होती है, ठीक है। कक्षीय गति के कारण कक्षीय चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होता है, और चक्रण गति करता है तो चक्रण चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होता है। और इसको हम म्यू के द्वारा दर्शाते हैं चुंबकीय आघूर्ण को। जब इलेक्ट्रॉन कक्षीय गति करता है और चक्रण गति करता है तो चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होता है। कक्षीय गति के कारण कक्षीय चुंबकीय आघूर्ण और चक्रण गति के कारण चक्रण चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होता है। और इसी चुंबकीय आघूर्ण की उत्पत्ति के कारण ठोस चुंबक के समान व्यवहार करते हैं। और चुंबकीय आघूर्ण की जो इकाई होती है भी, वो होती है बोर मैग्नेटॉन। ये चुंबकीय आघूर्ण की इकाई है, इसको हम bm के द्वारा दर्शाते हैं bm, बोर मैग्नेटॉन। तो बोर्ड में ये प्रश्न आया हुआ है, चुंबकीय आघूर्ण की इकाई बताइए। चुंबकीय आघूर्ण की इकाई होती है बोर मैग्नेटॉन, ये चुंबकीय आघूर्ण की इकाई है। तो आप इस तरीके से ठोसों में चुंबकीय गुणों की उत्पत्ति को समझाओगे। यानी इलेक्ट्रॉन की गति होती है कक्षीय गति और चक्रण गति, इनके कारण चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होता है
और ये चुंबकीय आघूर्ण ही क्या करता है, ठोसों में चुंबकीय गुणों की उत्पत्ति करता है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। देखो आगे हम बात करते हैं ठोसों में चुंबकीय गुण। तो चुंबकीय गुणों के आधार पर, चुंबकीय गुणों के आधार पर ठोसों को 5 भागों में बांटा गया है, या ठोस 5 प्रकार के होते हैं। ठीक है, कितने प्रकार के, 5 प्रकार के होते हैं। 5 प्रकार के, 5 प्रकार के होते हैं चुंबकीय गुणों के आधार पर। अब देखो इनके नाम, देखो एक तो नाम याद होने चाहिए आपको, एक इनके एग्जाम्पल आपको पता होने चाहिए। ये मैंने यहाँ इनके नाम लिखे हैं। देखो एक तो होता है अनुचुंबकीय ठोस, जिसको इंग्लिश में कहते हैं पैरामैग्नेटिक। ये इंग्लिश का नाम भी याद होना चाहिए, कई बार पैरामैग्नेटिक पैराचुंबकीय लिख देता है। एक प्रतिचुंबकीय ठोस, इसको हम कहते हैं डाईमैग्नेटिक। एक होता है लौह चुंबकीय ठोस, इसको हम कहते हैं फेरोमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक। एक होता है प्रति लौह चुंबकीय ठोस, इसको कहते हैं एंटी फेरोमैग्नेटिक। और एक होता है लघु लौह चुंबकीय ठोस, इसको हम कहते हैं फेरी मैग्नेटिक। तो चुंबकीय गुणों के आधार पर ठोसों को 5 भागों में बांटा गया है। पहला देखिए नंबर 1 लेते हैं, भी ध्यान देना, समझना इसको। पहले हम देख रहे हैं कि भाई अनुचुंबकीय क्या होता है, अनुचुंबकीय ठोस क्या है। तो वे ठोस जो चुंबकीय क्षेत्र में, ध्यान देना भाई, जैसे ये कोई चुंबकीय क्षेत्र है, यहाँ मैंने चुंबकीय क्षेत्र अप्लाई किया है, और ये ठोस पदार्थ यहाँ रख दिया, कोई भी मैंने एक ठोस पदार्थ को यहाँ पर रखा है, ये ठोस पदार्थ है। चुंबकीय क्षेत्र ये हो गया अपना चुंबकीय क्षेत्र, और चुंबकीय क्षेत्र में मैंने ठोस पदार्थ को रखा है। यदि ये ठोस पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र में दुर्बलता से आकर्षित होता है, दुर्बलता से आकर्षित होता है, दुर्बलता से आकर्षित होता है, तो उसे अनुचुंबकीय ठोस कहते हैं। ये इसकी परिभाषा हो गई है। वे ठोस पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र में दुर्बलता से आकर्षित होते हैं, उन्हें अनुचुंबकीय ठोस कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा देखो इसमें क्या गुण होते हैं। एक तो इनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। अनुचुंबकीय ठोस में क्या होते हैं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। इसके अलावा यदि इस पदार्थ को चुंबकीय क्षेत्र से हटा लिया जाएगा, तो इस ठोस के चुंबकीय गुण भी नष्ट हो जाएंगे। कहने का मतलब ये है कि ये ठोस पदार्थ जो अनुचुंबकीय ठोस हैं, ये चुंबकीय क्षेत्र में चुंबक के समान व्यवहार करते हैं, और चुंबकीय क्षेत्र हटा लेने पर इनके चुंबकीय गुण नष्ट हो जाते हैं, उन्हें हम कहते हैं अनुचुंबकीय ठोस। तो परिभाषा और ये गुण इनमें आप ध्यान रखोगे। इसके बाद में एग्जाम्पल है, जैसे O2 है, Cu+ है, Fe+3 है, टाइटेनियम का ऑक्साइड, Ti2O3, CuO और V2O, ये होते हैं अपने अनुचुंबकीय ठोस होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं नंबर 2। नंबर 2 अपना है प्रतिचुंबकीय ठोस। देखो प्रतिचुंबकीय ठोस किसे कहते हैं और इनमें क्या स्थिति पाई जाती है इलेक्ट्रॉन की, वो आपको बतानी, यहाँ बताना है। आप बताओगे कि वे ठोस पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र में प्रबलता से प्रतिकर्षित होते हैं, प्रतिकर्षित होते हैं, उन्हें प्रतिचुंबकीय ठोस कहते हैं। जबकि पहले क्या था, आकर्षित दुर्बलता से, और प्रतिचुंबकीय ठोस क्या है, ये प्रबलता से आकर्षित होते हैं। यानी इनको चुंबकीय क्षेत्र में रखेंगे तो ये चुंबकीय क्षेत्र में क्या होंगे, प्रबलता से प्रतिकर्षित होंगे, उन्हें प्रतिचुंबकीय ठोस कहते हैं। इस प्रकार के ठोसों में सभी इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं, युग्मित इलेक्ट्रॉन
उपस्थित होते हैं, सारे इलेक्ट्रॉन युग्मित हैं। ठीक है, अतः होता क्या है, एक इलेक्ट्रॉन ये क्लॉकवाइज घूमता है, एक इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज घूमता है। इलेक्ट्रॉन घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन आप जानते हैं चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न करता है। तो ये पहला इलेक्ट्रॉन जितना चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न करेगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन भी उतना ही चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न करेगा। तो ये चुंबकीय आघूर्ण एक दूसरे इलेक्ट्रॉन द्वारा निरस्त कर दिया जाता है। इसलिए ऐसे जो ठोस पदार्थ हैं उनमें चुंबकीय गुण नहीं पाए जाते। तो ये प्रतिचुंबकीय ठोस हो गया है कि प्रबलता से प्रतिकर्षित होते हैं, चुंबकीय क्षेत्र में युग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित होते हैं और एक इलेक्ट्रॉन द्वारा उत्पन्न चुंबकीय आघूर्ण दूसरे इलेक्ट्रॉन द्वारा उत्पन्न चुंबकीय आघूर्ण से नष्ट कर दिया जाता है या निरस्त कर दिया जाता है। इसलिए इन ठोस पदार्थों में चुंबकीय गुण नहीं पाया जाता। चुंबकीय चुंबकीय गुण चुंबकीय गुण ये नहीं पाया जाता, प्रतिचुंबकीय है, इनमें चुंबकीय गुण नहीं होता, ये चुंबक के समान व्यवहार नहीं करते हैं। एग्जाम्पल है NaCl है, H2O है, ये बेंजीन, PiO2, Zn+2, Ag+ और कैडमियम+2, इन सभी में सभी इलेक्ट्रॉन हैं ये युग्मित अवस्था में रहते हैं। ठीक है, इसलिए ये चुंबकीय गुण नहीं रखते हैं। 3 नंबर हम बात करते हैं, देखो लोह चुंबकीय ठोस पदार्थ, इसको हम कहते हैं फेरोमैग्नेटिक। लोह चुंबकीय को हम कहते हैं फेरोमैग्नेटिक। देखिए फेरोमैग्नेटिक क्या है कि वे ठोस पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र में प्रबलता से आकर्षित होते हैं, प्रबलता ध्यान रखना भाई, प्रबलता से आकर्षित होते हैं, प्रबलता से आकर्षित होते हैं, उन्हें लोह चुंबकीय ठोस कहते हैं, उन्हें लोह चुंबकीय ठोस कहा जाता है। ये इसकी परिभाषा हो गई है। इसके बाद में आप बताओगे देखो कि इनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। लोह चुंबकीय जो ठोस हैं उनमें क्या होते हैं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं अनुचुंबकीय के समान। ठीक है, इसके अलावा आप क्या बताओगे कि इन ठोस पदार्थों को चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर ये चुंबक के समान व्यवहार करते हैं और चुंबकीय क्षेत्र से हटा लेने पर इनके चुंबकीय गुण क्या होते हैं, चुंबकीय गुण स्थायी रहते हैं, यानी चुंबकीय गुण नष्ट नहीं होते हैं। यानी चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति या अनुपस्थिति, चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति या अनुपस्थिति दोनों में ही क्या होते हैं, ये चुंबकीय गुण रखते हैं, चुंबकीय गुण रखते हैं, ये ध्यान रखना है। जबकि अनुचुंबकीय में क्या था, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन तो है, ये चुंबकीय क्षेत्र में, मैं बात कर रहा हूं अनुचुंबकीय की, ये चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर चुंबक के समान व्यवहार करेंगे और चुंबकीय क्षेत्र से इनको हटा लेंगे तो इनके चुंबकीय गुण भी क्या होंगे, नष्ट हो जाएंगे। जबकि लोह चुंबकीय में क्या है कि चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर इनमें चुंबकीय गुण उत्पन्न होते हैं और चुंबकीय क्षेत्र से हटा लेने पर भी इनमें चुंबकीय गुण रहते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि इनसे क्या बनते हैं, स्थायी चुंबक बनाए जाते हैं। इनसे क्या बनाते हैं हम, स्थायी चुंबक बनाते हैं भाई। लोह चुंबकीय जो ठोस हैं उनसे स्थायी चुंबक बनाए जाते हैं, ध्यान देना। अब ऐसा क्यों होता है कि चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर और चुंबकीय क्षेत्र को हटा लेने पर भी इनमें चुंबकीय गुण रहते हैं? वो इस कारण होता है कि इनमें, इन ठोसों में जो परमाणु होते हैं वो चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर छोटे छोटे खंडों में, इस प्रकार से छोटे छोटे खंडों में
विभक्त हो जाते हैं। परमाणु जो होते हैं वो छोटे छोटे खंडों में विभक्त हो जाते हैं। इन छोटे खंडों को हम कहते हैं डोमेन। इन छोटे खंडों को हम क्या कहते हैं? डोमेन कहते हैं। अब देखो इनमें इलेक्ट्रॉन होते हैं, फिर ये इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का संरेखण देखो एक ही दिशा में हो जाता है। इन पदार्थों को चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर परमाणु छोटे छोटे खंडों में विभक्त हो जाते हैं, जिन्हें डोमेन कहते हैं। और इनमें, इन ठोस पदार्थों में इलेक्ट्रॉनों का संरेखण एक ही दिशा में रहता है, इसलिए ये क्या करते हैं? ये स्थायी चुंबक के समान व्यवहार करते हैं। एग्जाम्पल देखो, Fe है, CO है, Na है निकल, और CrO2 है। ये इसके एग्जाम्पल हो गए हैं। इसके अलावा देखो यहाँ ध्यान रखना, जो ये टेप होती है अपनी कैसेट की, जो टेप होती है टेप रिकॉर्डर में, कैसेट को काम में लेते हैं, उसकी टेप में CrO2 को काम में लेते हैं। टेप कैसेट में CrO2 को हम काम में लेते हैं। तो ये लोह चुंबकीय ठोस या फेरोमैग्नेटिक हो गया है। एक हम बात करते हैं प्रतिलोह चुंबकीय ठोस की। देखो ध्यान देना भाई, इनमें इनमें क्या होता है कि ये ठोस पदार्थ लोह चुंबकीय पदार्थों के समान व्यवहार करते हैं। ये ठोस पदार्थ लोह चुंबकीय पदार्थ ठोस पदार्थों के समान व्यवहार करते हैं, लेकिन इनमें इनमें इलेक्ट्रॉनों का जो संरेखण है, अभी बताया था मैंने, डोमेन जो होते हैं उनमें इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन इनमें इलेक्ट्रॉनों का संरेखण क्या होता है? अलग तरीके से होता है। एक इलेक्ट्रॉनों का संरेखण अलग होता है, समांतर और प्रति समांतर पाया जाता है। इलेक्ट्रॉनों का संरेखण कैसा होता है? समांतर होता है और प्रति समांतर होता है। ये लाइन यहाँ ध्यान रखनी है। इलेक्ट्रॉनों का संरेखण समांतर होता है, समांतर व प्रति समांतर होता है, प्रति समांतर। प्रतिलोह चुंबकीय ठोसों में इलेक्ट्रॉनों का संरेखण क्या होता है? समांतर और प्रति समांतर पाया जाता है। एक क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, ये क्लॉकवाइज हो गया, एंटी क्लॉकवाइज, फिर ये आ जाएगा अपना क्लॉकवाइज। समांतर और प्रति समांतर होता है, उन्हें हम कहते हैं प्रति चुंबकीय ठोस कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देखो, MnO2 है, Mn2O3 है, Cr2O3, V2O3 है, FeO है, NiO है। ये होते हैं अपने प्रति चुंबकीय ठोस होते हैं। ठीक है, इसके बाद में हम चलते हैं लघु लोह चुंबकीय ठोस। ये इसको हम कहते हैं फेरी मैग्नेटिक ठोस कहते हैं। देखिए, ये जो ठोस होते हैं ये भी लोह चुंबकीय ठोस पदार्थों के समान होते हैं या उनके समान व्यवहार रखते हैं। लोह चुंबकीय ठोस, ये ठोस पदार्थ भी लोह चुंबकीय ठोस पदार्थों के समान व्यवहार रखते हैं, लेकिन इनमें इलेक्ट्रॉनों का संरेखण असमान होता है। इलेक्ट्रॉनों का संरेखण क्या होता है? असमान। जैसे ये देखो, इस प्रकार से ये डोमेन है और डोमेन में इलेक्ट्रॉन होंगे। असमान कैसे? दो ऊपर आगे इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज घूम रहे हैं, दो, एक एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, एक फिर ये क्लॉकवाइज घूम रहा है, एक फिर नीचे जैसे ये एंटी क्लॉकवाइज आ गया, फिर एंटी क्लॉकवाइज आ गया। ये असमान इलेक्ट्रॉनों का संरेखण कैसा होता है? असमान। इलेक्ट्रॉन का संरेखण इलेक्ट्रॉन का संरेखण क्या होता है? यहाँ असमान पाया जाता है। किनमें? लघु लोह चुंबकीय ठोस पदार्थों में। तो ये होते हैं अपने लघु लोह चुंबकीय ठोस पदार्थ। तो इस प्रकार आप इन पांचों को समझाओगे, अनुचुंबकीय ठोस, प्रतिचुंबकीय ठोस, लोह चुंबकीय, प्रतिलोह चुंबकीय और लघु लोह चुंबकीय। यहाँ एक चीज और देख लो, प्रतिलोह चुंबकीय ठोस में यदि आपसे पूछे कि भाई इनमें चुंबकीय आघूर्ण कितना है, तो देखो इलेक्ट्रॉनों का संरेखण समांतर और प्रति समांतर है, एक क्लॉकवाइज है, एक एंटी क्लॉकवाइज है। तो जितना चुंबकीय आघूर्ण
एक इलेक्ट्रॉन उत्पन्न करता है उतना ही दूसरा इलेक्ट्रॉन चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न करेगा। तो एक के द्वारा उत्पन्न चुंबकीय आघूर्ण दूसरे के द्वारा उत्पन्न चुंबकीय आघूर्ण द्वारा निरस्त कर दिया जाता है। इसलिए प्रतिलोह चुंबकीय ठोसों में चुंबकीय आघूर्ण का मान कितना आ जाएगा, 0 हो जाएगा। एक प्रति चुंबकीय ठोस में भी क्या होता है, चुंबकीय आघूर्ण का मान इनमें भी 0 ही होता है, म्यू का मान। तो ये भी आप ध्यान रखें क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन युग्मित हैं। एक इलेक्ट्रॉन जितना चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न करेगा दूसरा इलेक्ट्रॉन भी उतना ही करेगा, और ये गुण एक दूसरे चुंबकीय आघूर्ण एक दूसरे द्वारा क्या हो जाएगा, निरस्त कर दिया जाएगा, और हम कहेंगे चुंबकीय आघूर्ण का मान 0 हो जाएगा। तो ये हमने ठोसों के चुंबकीय गुण देख लिए हैं जो कि 5 प्रकार के होते हैं। एक और देख लो बिंदु यहाँ पर, ये अपना चैप्टर कंप्लीट है। प्रश्न किस प्रकार से आता है वो भी इसमें मैंने बताया। अगर यहाँ से कोई प्रश्न आता है तो जैसे कई बार लिख दिया इसने, एग्जाम्पल याद होने चाहिए, एग्जाम्पल दे देता है और फिर आपको कहता है कि भाई इनको पृथक करो। जैसे इसके एग्जाम्पल लघु लोह चुंबकीय में क्या है, Fe3O4 है, ये इसके एग्जाम्पल है, इसको कहते हैं मैग्नेटाइट। और फेराइट का है MgFe2O4, ZnFe2O4, मैग्नेटाइट दे दिया, फेराइट दे दिया, आपको Fe दे दिया, CO दे दिया, और फिर पृथक करवाता है कि इनको भाई वर्गीकृत करो चुंबकीय गुणों के आधार पर। एक तो एग्जाम्पल आता है। एक सीधा प्रश्न आता है क्या कि फेरी चुंबकीय और फेरो चुंबकीय ठोस के उदाहरण लिखिए। फेरो चुंबकीय किसे कहते हैं, फेरी चुंबकीय किसे कहते हैं, समझाइए। इनको समझाना पड़ेगा आपको। तो इस तरीके से ये अपने प्रश्न बनते हैं। एक हम बात करते हैं कि चुंबकीय गुण जो है ठोस के, उस पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, चुंबकीय गुणों पर ताप का प्रभाव। एक है अपना चुंबकीय गुणों पर ताप का प्रभाव। ताप का क्या प्रभाव पड़ता है। देखो आप जानते हैं कि ठोस जो पदार्थ होते हैं उनमें चुंबकीय गुण 5 भागों में हमने इनको वर्गीकृत किया है चुंबकीय गुणों के आधार पर। और आप ये भी जानते हैं कि चुंबक को गर्म करने पर या उसको पीटने पर, ठीक है, चुंबक को गर्म करने पर या उसको पीटने पर उसके चुंबकीय गुण ये क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। एक तो ये चीज आप ध्यान रखना है कि चुंबक जो है, यदि चुंबक को हम गर्म कर देते हैं या उसको पीटते हैं तो उसके चुंबकीय गुण क्या होंगे, नष्ट हो जाएंगे। अपना जो बिंदु है वो है चुंबकीय गुणों पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है। तो भाई यहाँ आप ध्यान रखना कि ताप बढ़ाने पर या उच्च ताप पर, कह सकते हैं आप उच्च ताप पर एक तो लोह चुंबकीय, एक प्रतिलोह चुंबकीय, और एक लघु लोह चुंबकीय ठोस। ठीक है, ये क्या होते हैं, ये अनुचुंबकीय ठोस में परिवर्तित हो जाते हैं। उच्च ताप पर लोह चुंबकीय, प्रतिलोह चुंबकीय, लघु लोह चुंबकीय ठोस ये अनुचुंबकीय ठोस में परिवर्तित हो जाते हैं। एक लाइन आपको ये ध्यान रखनी है, नोट लगा करके इसको याद कर लो कि उच्च ताप पर क्या होता है। भाई जैसे एक प्रश्न बन गया यहाँ से, क्या प्रश्न बना, प्रश्न बता रहा हूं आपको कि लोह को हम क्या कहते हैं, फेरो चुंबकीय ठोस को फेरो
फेरो चुंबकीय ठोस को 850 केल्विन ताप पर 850 केल्विन ताप पर गर्म करने पर गर्म 850 केल्विन ताप पर गर्म करने पर क्या होगा तो आप जानते हैं कि फेरो चुंबकीय यानी फेरो का मतलब हो गया लोह चुंबकीय, तो इसको गर्म करेंगे उच्च ताप पर तो किसमें चेंज हो जाएगा, ये अनुचुंबकीय ठोस में परिवर्तित हो जाता है। तो आपको ये ध्यान रखना है। क्या कारण है, तो इसका कारण है इलेक्ट्रॉन की अव्यवस्था के कारण, अव्यवस्था के कारण, इलेक्ट्रॉन की अव्यवस्था के कारण ऐसा होता है, इलेक्ट्रॉन अव्यवस्थित हो जाते हैं। तो ये अपना चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो गया है। आगे हम बात करेंगे इस पाठ के कुछ प्रश्न न्यूमेरिकल हैं उनकी बात करेंगे, कुछ प्रश्न है उसका भी आगे हम उनको भी आगे हम देखेंगे। फिर इसके बाद में चैप्टर नंबर 2 है विलियन, ये चालू किया जाएगा।